आइए बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के अकाउंटेंसी की क्लास है ये। और अब तक जो हमने पढ़ा है वो मैं एक बार आपको दोहरा दूं। हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई वो कौन सी चीजें हैं जो अकाउंट में बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और हम लोगों ने उसमें बात की थी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। थोड़ा किताब ला दीजिए, अकाउंट वाली। अकाउंट वाली किताब नहीं है, मैडम के पास है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम अलग हैं और व्यापार अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की चीज़ों को मनी में मेजर करेंगे, बस वही दिखा सकते हैं और कुछ नहीं दिखा सकते, जिसको हमने बोला था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि भाई पूरे लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ था क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट कि इनकम को एक्सपेंसेस के साथ मैच करो तभी जाके बात बनेगी। इसी को बोलते हैं हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट। और भी कुछ बातें हम लोगों ने करी थी। ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। आप देखिए जरा, क्योंकि क्वेश्चन भी साथ साथ होते रहना चाहिए, तभी इसका मजा है। लीजिए साहब, ये क्वेश्चन ध्यान देना है। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे अकाउंटिंग के नॉलेज को भी काफ़ी आगे लेके जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम फ्यूचर में बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। जो भी बुक आपके पास है, मेरे पास टी एस गिरवाल सर की बुक है, आपके पास जो भी बुक है उससे आप कर सकते हैं। मोरले सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं, और एमसीक्यू तक क्या, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। आप कहेंगे सर ये कहाँ से लें, तो या तो गिरवाल सर की बुक आपके पास हो, नहीं तो देखिए एक मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया है, क्लास 11 नोट्स। ठीक है, क्लास 11 अकाउंटिंग नोट्स, यहाँ पे आपको इसका सब कुछ मिल जाएगा। ये पब्लिक ग्रुप है, कोई भी इसमें ऐड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साहब, चलिए पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था बुक कीपिंग क्या होता है। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलते हैं बुक कीपिंग, और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को बोलते हैं अकाउंटिंग। यही पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन बुक कीपिंग खत्म होने के बाद ही अकाउंटिंग शुरू हो सकता है, उसके बगैर अकाउंटिंग शुरू नहीं हो सकता। ठीक, तो देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर सेम, ये तो सही नहीं है। बोथ आर डिफरेंट एंड नॉट रिलेटेड, ये भी सही नहीं है। अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, बिल्कुल नहीं। हाँ, बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तभी होगा जब बुक कीपिंग हो पाएगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर है। ठीक बात है कि बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। आगे चला जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के सब फील्ड में क्या क्या शामिल नहीं है? देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब फील्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब फील्ड है, फिनेंशियल सब फील्ड है, बुक कीपिंग तो फिनेंशियल का ही पार्ट है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है बुक कीपिंग, क्योंकि यही तो अकाउंटिंग है, ये तो उसी का पार्ट एंड पार्सल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट? इसमें से कौन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता? विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट? सेल ऑफ गुड्स तो रिकॉर्ड होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी भी होता है, परचेज ऑफ गुड्स भी होता है, लेकिन ये है नॉन कैश। याद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो हमारा सही आंसर क्या है? ये वाला सी नंबर। ऐसी चीजें ना बार बार पढ़ने से नॉलेज ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? सही बात है। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, क्लासिफिकेशन तो ठीक है, समराइजिंग से संबंधित नहीं है। इंटरप्रिटेशन फॉर इंटरनल, वो तो बात की बात है। रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग फाइनेंशियल, बात की बात है। तो मुझे सबसे पहले वाला ही सबसे बेहतर लग रहा है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये सबसे पहले वाला। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? सबसे लास्ट कौन है? याद है? ट्रांजेक्शन लिया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, इंटरप्रेट किया और बाद में रिपोर्ट किया। तो रिपोर्टिंग इसका सही जवाब है ना? हम कम्युनिकेट करने के लिए तो अकाउंटिंग करते हैं, सबसे आखिरी प्रोसेस हमारा यही है। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑर्डर ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेट देम, असिस्ट द मैनेजमेंट। मैं तो कहूंगा ऑल, सारा काम है, हमें ये सारे काम करने होते हैं। आंसर में दिया है बेटा फर्स्ट वाला, केवल रिकॉर्ड। बेसिक फंक्शन कहेंगे तब तो रिकॉर्ड ही है। चलिए, हम ही अपनी गलती मानते हैं, बेसिक फंक्शन में रिकॉर्ड ही रखते हैं नैरो माइंड सेंस में, और बाकी तो सारा है। अगर वो लिखा तो ओवरऑल फंक्शन, तब ये शायद 4 नंबर सही होता। और याद रखें बच्चे, अभी से ऑब्जेक्टिव की आदत डालें। जानते हैं क्यों? क्योंकि कल सीयूईटी आप देंगे ना, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव है। तो अकाउंटिंग हमें 11-12 के लिए तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन सीयूटी के लिए भी पढ़नी है। तो इसके लिए ये बातें हमें ध्यान देनी है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन फिनेंशियल, नहीं नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं होता, ओनली फिनेंशियल। ए एंड बी दोनों तो नहीं होता, पर्सनल ये तो बिल्कुल नहीं होता। तो मुझे लगता है बी ज्यादा सही आंसर है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। आप भी देखकर क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, अच्छा लगेगा हमें। आप क्लास से अटैच रहेंगे। कम से कम इतना बताइए कौन कौन से शहर से आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा लगेगा हमें। और मैं बता दूं बच्चों, क्लासेस डेली होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि डेली ही जुड़ने के। एक बार मैं टाइम टेबल बता देता हूं। देखिए, ये है बेटा आपका टाइम टेबल। कहाँ गया? टाइम टेबल मैंने शेयर किया था ना? नहीं किया था? अच्छा, मैं कर देता हूँ शेयर। 1 मिनट में मैं टाइम टेबल शेयर कर देता हूँ बेटा। यूट्यूब लाइव देखते रहे सब लोग, जहां भी आप हैं वहां से देखते रहें। जो बच्चे पेड करना चाहें वो पेड करेंगे, वरना सब लोग आराम से देखते रहें, पेड करने की जरूरत है ही नहीं। बस क्लासेज डेली चलेगी आपके बेनिफिट के लिए। कमाल है, शेयर क्यों नहीं हो रहा?
आ गया। ये देखिए बेटा, ये है आपकी अकाउंटिंग का टाइम टेबल। शाम को 5:30 से 6:30 अकाउंटिंग आज वाले दिन में, और टीटीएस वाले दिन में बताइए क्या है। आज वाले दिन में अकाउंटिंग है और टीटीएस वाले दिन में इकोनॉमिक्स है। ये दो पेपर मैं पढ़ाऊंगा, बाकी दो श्रीकांत सर और बलराम सर पढ़ाएंगे, वो आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा। ये तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, और आप अपना देखते रहें। 6 महीने मुझे समय दीजिए। डेली बेसिस पे 1 रुपया आपको खर्च करने की किसी को जरूरत नहीं है, सारा काम हो जाएगा। अपना स्कूल पढ़िए और टॉपर क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखिए। सुना आपने ठीक से? अपने स्कूल को ध्यान से पढ़िए और टॉपर क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखिए। 1 रुपया कहीं खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स किताब तो स्कूल वाले खरीदवाएंगे ही, उसी किताब से काम हो जाएगा। ठीक है ना? कहीं किसी को फीस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देख लीजिए, आपके सामने है। चला जाए आगे, पढ़िए। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर फ्रॉम, कहां से भाई? किस चीज से जाता है लेजर में? तो हम जानते हैं जर्नल बुक से जाता है। ठीक बात है। हालांकि ये बात पढ़ी नहीं हम लोगों ने, आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी दे दिया इन लोगों ने। कौन बिजनेस ट्रांजेक्शन है? ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, कल इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ गुड्स है, वेजेज एंड सैलरी है, रेंट ऑफिस का है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए परचेज किया ये नहीं है, ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो अपने घर की बात है। विच इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा है भाई? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के बदले ये आ जाएगा। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग डज नॉट चेंज, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एक्सट्रैक्ट। देखिए, अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं। रिप्लेसमेंट है मेमोरी, मतलब मेमोरी नहीं भी रहे तो लिख के रखेंगे, सही बात है। डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेज, ऐसा तो नहीं है, इसको भी करते ही करते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं हो पाता। अकाउंट इज नॉट फुली एक्सट्रैक्ट, ये बात सही है, तो ये सब तो नहीं है। अब इन दोनों में देखना है कि ज्यादा कौन है, तो हम कह सकते हैं ये वाला, कि भाई अगर अकाउंटिंग में सब लिख के रखेंगे तो हमारी नेट एसेट क्या है, नेटवर्थ क्या है, बड़े आराम से पता चल जाएगा और इससे हमारा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हाट, हु इज द, या विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बात तो सही लग रहा है। प्रॉफिट लॉस, ये भी सही लग रहा है। फिनेंशियल पोजीशन, ये भी सही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें वो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, सही नहीं है? कंसर्न विथ नॉन मॉनेटरी, नहीं, नॉन मॉनेटरी के साथ तो हम कंसर्न नहीं होते, यही लग रहा है। आर्ट और साइंस दोनों है, सही बात है। रूल्स भी है लेकिन कुछ पर्सनल परसेप्शन भी है। कंसर्न विथ पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स, पास्ट तो ज़्यादा लेकिन फ्यूचर के लिए प्रोविजन बनाते हैं, ये बात भी थोड़ा सही है। कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म, हाँ ये सही बात है। इसीलिए फर्स्ट वाला उतना सही नहीं है, बल्कि फर्स्ट वाला ही चोर है, फर्स्ट वाला ही गलत है। ठीक। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ अकाउंटिंग, कौन सा इसमें अकाउंटिंग के साथ एसोसिएटेड है? कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, सही बात है। इट एजुकेट हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, एजुकेट, educates, art of recording finance analyzing, it is an art of recording transactions, summarizing, preparing, analyzing, communicating। ओहो, ये बात सबके साथ सही होती है ना, ये मतलब बाकी सब भी ठीक है बट ये परफेक्ट है। ठीक कह रहे हैं।
विच इज नॉट इंटरनल यूजर। कौन इंटरनल यूजर नहीं है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है, एम्प्लॉय तो है, मैनेजर तो है, नन ऑफ दीज, क्योंकि सब इंटरनल यूजर हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है, प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है, सब्जेक्टिविटी है, ओहो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये क्वांटिटी बताता है, चीज़ों की क्वालिटी नहीं बता पाता, क्योंकि मनी में मेजर कर देते हैं। प्राइस लेवल चेंज को नहीं बताता, बात तो सही है। इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, पर्सनल परसेप्शन ऑफ अकाउंटेंट काम करता है। ऑल ऑफ एबव, ये सबके बारे में सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमिन्ड बाई, किसके द्वारा? फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पढ़ा नहीं आप लोगों ने अभी, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। जहाँ कॉस्ट की बात होगी वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात होगी। सीए इंटर में आपको अलग से पढ़ना है, ये बीकॉम में अलग से पढ़ना है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटी पढ़ा था हम लोगों ने। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ट्रू फेयर, अंडरस्टेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ओहो हो, क्वालिटी, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसकी क्वालिटी क्या है? सही पूछिए तो ये भी है, ये भी है, इसलिए ये वाला सही रहेगा। रिलायबल, ट्रू एंड फेयर, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, सारी चीजें होनी चाहिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? कौन नहीं है भाई? ये तो होना चाहिए, क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। मेटलिटी क्वालिटेटिव नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा गुण है, तो फिर भी अभी यही मान सकते हैं सबसे कमजोर कड़ी है। वैसे ये भी है, चीजें मटेरियल दिखाई जानी चाहिए। आगे चलें। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। कॉमन यूनिट होना चाहिए और कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए। बताइए इससे क्या होगा? इससे चीज़ों की कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं तो हर आदमी अलग अलग तरीके से करेगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी ना, है ना। हमने पढ़ा था भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आगे बढ़िए। Which qualitative characteristics of information is reflected when accounting information is clearly presented? अगर हम क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं तो कौन सी चीजें इसमें से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है? भाई अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी उस चीज की। वैसे तो ये सब भी ठीक है, बट अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक बात है, ये ज्यादा बेटर होगा। अब आइए देखिए, बोथ एजर्शन एंड रीजन एंड करेक्ट, तो फर्स्ट लिखना है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ एजर्शन और रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी कि सब कुछ अच्छा हो तो बी लिखना है, दोनों इनकरेक्ट है तो ये लिखना है, ये करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है तो ये लिखना है। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, सही बात है। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नीड इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द एबव स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए बेस्ड अपॉन, मतलब ये दो चीजें हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज है और यूजर को उसकी जरूरत होती है। देखिए ये बात तो सही है और ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका बहुत सही रीजन नहीं है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होने का ये तो बेनिफिट है, उसका कारण थोड़े ना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि भाई ये सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम कहेंगे ए। यहाँ आइए, अकाउंटिंग इज यूज फॉर मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, करेक्ट है। प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स आर केप्ट रेगुलरली इन ए सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। प्रॉपर रिपोर्ट हम यहाँ रखते हैं, ये भी सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। अकाउंटिंग इसीलिए सिस्टमेटिक होता है कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, तो ऐसे में बी ऑप्शन सही रहेगा बेटा, ऑप्शन बी।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पीएल को बोलते हैं, मे बी प्रिपेयर्ड इन द मैनर मैनेजमेंट डिसाइड। नहीं, मैनेजमेंट डिसाइड वैसा नहीं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये अकाउंट के तहत ही हम ऐसा कर सकते हैं। ये तो रॉन्ग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई आर नॉट अप्लीकेबल इन कंपनी, ये भी रॉन्ग है। तो जब दोनों रॉन्ग है तो कौन सा लेना है? सी नंबर। पढ़िए चौथा, account identify, account record, account classify, account summarize the financial transaction and events, besides interpreting the result therefore and communicating them to the user। बात तो सही है, ये करेक्ट है। बुक कीपिंग ऑल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अकाउंटिंग। नाइन, ये रॉन्ग है। तो जब केवल एक सही हो, रीजन, तो हमारा आंसर क्या होता है? डी होता है। Double entry system is an accounting system by which both debit and credit are recorded. Dual aspect are recorded. बात तो सही है, करेक्ट है। Single entry system is system by which both the aspects are not recorded. अब देखिए, अगर देखा जाए तो सही तो ये भी है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए सही क्या रहेगा? ए। अकाउंटिंग हैज वाइडर मीनिंग देन बुक कीपिंग। बात तो सही है, क्योंकि अकाउंटिंग में तो और बहुत सारी चीजें आती हैं। फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग रिस्ट्रिक्टेड टू आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये बात भी सही है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही इसका सही एक्सप्लेनेशन, इसलिए तो वाइडर है, तो बी सही रहेगा। नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग में भी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायस, सही है भाई। इन सम सिचुएशन चॉइस हैज टू मेड फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। इसीलिए पर्सनल बायस का इसमें जगह है, और ये भी करेक्ट है, और ये सही एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए जवाब क्या है? बी। ठीक है, चलिए। What limitation of accounting states that accounting statements are prepared at historical cost? Not fully extract, lead to window dressing, ignore price level changes, और ignore qualitative elements। ठीक है, देखिए प्राइस लेवल चेंजेस का हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो हमारा सही जवाब है सी। 3 फेज है, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड कलेक्ट करो, प्रोसेस करो और रिपोर्ट करो। वो तो प्रोसेसिंग में क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइसिस और सब आ गया, तो रिपोर्टिंग होगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन कौन सा? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑल ऑफ देम। देखो ऑल ऑफ देम नहीं हुआ क्योंकि ऑडिटिंग नहीं है। अब इंफॉर्मेशन हमें जनरेट अगर करना है तो प्रोसेसिंग हमें करना पड़ेगा, और बुक कीपिंग इसका सबसे सही जरिया होता है। यही रिकॉर्ड करता है, यही क्लासिफाई करता है तरीके से। वैसे अकाउंटिंग के ब्रॉडर सेंस में भी ले सकते थे। इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डज नॉट मीट, ठीक है, द नीड ऑफ यूजर इन डिसीजन मेकिंग, विच ऑफ द क्वालिटिव करेक्टर इज वायलेटेड। अच्छा भाई, अगर यूजर के काम नहीं आए तो किस बात का रिलेवेंस है वो? जबकि होना तो रिलेवेंट चाहिए, इसका मतलब ये बेकार है, ये गलत है। ठीक, अंडर विच स्टेप फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड? समराइजिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बनता है जनरल, क्लासिफिकेशन में लेजर, एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, और यहां पे बनता है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। इन लाइट ऑफ 6 एंड 7, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट।
बताना है आपको ABCD कौन सा ऑप्शन होगा। बुक कीपिंग स्टार्ट्स व्हेन अकाउंटिंग इट्स रॉन्ग। बुक कीपिंग इट्स देन अकाउंटिंग स्टार्ट्स। Accounting is historical in nature, it does not reflect the current worth of business। काफी हद तक ये करेक्ट है। तो बोलिए कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है? सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही आ रहा है, डी। बड़ा बारीक अंतर होता है बेटा, ये ओवर द पीरियड हम लोग भी पढ़ते हैं तो हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कई बार, लेकिन फिर रुक के सारी बातें याद करने पे बात बनती है। धीरे धीरे आपकी इफिशियंसी बनेगी, प्रैक्टिस करते रहिए। रिलायबिलिटी मीन्स द इंफॉर्मेशन गिवन in the financial statement is based on evidence free from error and free from bias। ये रिलायबिलिटी है, एविडेंस के बेसिस पे हो, फ्री फ्रॉम एरर हो, फ्री फ्रॉम बाइस हो, करेक्ट बात है भाई। रिलायबिलिटी क्वालिटिव करेक्टर है, ये भी सही बात है। तो इसमें दोनों सही है, दोनों सही है तो कौन लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए ए। तो इस तरह से करके चैप्टर 1 का हम लोगों ने सारी बातें कंप्लीट कर दी। ठीक है बेटा जी। अब चैप्टर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये भी पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन पहले हम आपसे कौन सी बातें कर रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक बात है ना? इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ लिया, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। अब अदर पढ़ रहे हैं, बिजनेस इंटिटी पढ़ लिया, मनी मेजरमेंट पढ़ लिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर बातें करते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, ये है ना, तो पढ़ते हैं मैचिंग। मैचिंग कर लिया था कि जितनी इनकम लेंगे उतने ही एक्सपेंस ही लेंगे, जो इनकम लेंगे वही एक्सपेंस ही लेंगे, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। गोइंग कंसर्न तो हमने वहीं पे काम खत्म कर लिया था, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। अब आइए, कंसिस्टेंसी भी हम लोगों ने देख लिया था, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर कंसिस्टेंसी का काम तमाम कर दिया था। चलिए पढ़ते हैं प्रूडेंस। ये क्या कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी भी तरह की समस्या होने वाली है ना, तो बेटा उसको आपको प्रोवाइड करना है, उसके लिए रिकॉग्नाइज करना है, सावधान रहना है। आप पढ़ रहे हैं 11th 12th, तो भाई 11th के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है, जो भी एग्जाम होता है, चाहे आपका CBSE हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, उन सभी की तैयारी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? यही प्रूडेंस है। बट नेवर एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम। हो सकता है भगवान न करे, लेकिन कोई कोरोना वगैरह के टाइप का बंद हो जाए और आपको 11 12 का एग्जाम ही ना देना पड़े, ये गेन होने वाला है। तो फिर काहे के लिए पढ़ना? आज से पढ़ाई बंद करते हैं। क्या ये बात सही होगा कि आज से पढ़ाई बंद करते हैं? मुझे नहीं लगता ये बात बिल्कुल भी सही होगी। काहे बंद करते हैं भैया? पढ़ाई बंद करने का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हमें रोजी पिक्चर नहीं दिखाना, बट भविष्य के खतरों के लिए सावधान रहना है। जैसे हमने सेल किया, पैसा डूब सकता है, बैड डेट हो सकता है, उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और हम उसमें बहुत पैसा कमाएंगे, हम अभी ऐसा नहीं मानेंगे। लोग बोलते हैं कॉमर्स की पढ़ाई में बहुत पैसा है, तो हमने 11th में एडमिशन ले लिया, याहू, अब तो हमारे घर में पैसा ही पैसा होगा। मम्मी को बोल दिया, पापा को बोल दिया। अभी नहीं बोलना भाई, कुछ बन जाओ, मैनेजर उनेजर बन जाओ, CA हुए बन जाओ, RBI गवर्नर वगैरह बन जाओ, फिर बात करेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। तो याद रहेगा कंजर्वेटिव, कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो मानना है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को बिल्कुल भी नहीं मानना है। आगे बढ़ो। मैटेरियलिटी, ये कहता है कि डिस्क्लोज, ठीक है, ऑल आइटम्स विच आर हैविंग, बताओ क्या?
सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जिसका बिजनेस पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, उन सभी चीजों को आपको देखना है। कुछ नॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर। देखो, मैं कोई चीज देख के मुझे लगा अरे अरे बड़ी खतरे की बात है, और मैंने कहा मैं इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदूंगा, इसका मतलब मेरा डिसीजन बदल गया। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे देखने से मेरा डिसीजन बदल जाए, वो आपको छुपानी नहीं है, उसका आपको डिस्क्लोजर करना ही करना है। ठीक है, आपको उसके डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। लेकिन छोटी मोटी चीजें, बहुत इनसिग्निफिकेंट चीजें, बेकार की चीजें मत बताइए, क्योंकि बेकार की चीजें आप बताएंगे तो जानते हैं क्या होगा, मेन चीजें छुप जाएंगी और क्या ही फायदा होगा। इसी को बोलते हैं मेटलिटी। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। कोई आपका दोस्त आपसे पूछता है कि भाई क्या हाल चाल है, और आपको छोटा मोटा कहीं फुंसी हो गया तो बताते हो क्या कि रुक भाई, देखो यहाँ फुंसी हो गया है, यहाँ पे चमड़ी थोड़ा सा छिल गया है, यहाँ देखो ये बाल टूट गया है, यहाँ देखो यहाँ पे मेरा बाल सफेद हो रहा है, यहाँ देखो फुंसी हो गई, ऐसे बताते हो नहीं ना। लेकिन आपकी 3 दिन से फीवर है आपको, तो अब नहीं बताएंगे अरे दोस्त थोड़ी दिक्कत है यार, थोड़ी तबीयत खराब है, आओ जरा मिल लो एक बार। तो तबीयत 3 दिन से खराब है, हाई फीवर, हम दोस्त को जरूर बताएंगे, लेकिन वैसे बताने की दोस्त को जरूरत नहीं है। फिर वैसे हम दोस्त को क्यों बताएंगे हम? ठीक बात है। तो यही वाली बात है कि बिजनेस की बड़ी बड़ी चीजें जिनसे यूजर का डिसीजन बदलता हो, जैसे कोई सेल ऑफ एसेट्स है, कोई आग लग गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई इनकम टैक्स छापा हो गया, वो चीज जरूर बतानी है। कोई बड़ा लॉस हो गया, कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया, छोटी मोटी चीजें कौन बताता है? उसको आप ग्रुप कर दीजिए, अदर इनकम, अदर एक्सपेंस, टॉपर क्लासेज है। अब टॉपर क्लासेज मान लो कि फर्नीचर चोरी हो गया तो बताएंगे, नहीं झाड़ू चोरी हो गया, अरे छोड़ो यार मिसलिनियस एक्सपेंसेज में दिखा देंगे। ये थोड़ी ना चोरी झाड़ू हुआ 10 रुपए का, 20 रुपए का, ऐसे कौन बताता है? ठीक है, आगे ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए एसेट्स कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जितने पे खरीदा उतने पे दिखाते हैं। मतलब अगर आपके पिताजी ने गांव में जमीन 50 लाख की खरीदी थी 2015 में, आज उस जमीन का दाम बढ़ के 1 करोड़ हो गया है, फिर भी आपके बुक्स में कितने पे दिखाया जाएगा? 50 लाख में दिखाया जाएगा। यही कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पीछे एक क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको याद हो तो। दिस इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक बात है बेटा। मेन इसका कारण क्या है कि अनवाइस्ड होता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी जो प्रिंसिपल्स है ना वो वाइस्ड है, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आज की वैल्यू क्या है, 1 करोड़, गारंटी 1 करोड़, 1 10 भी हो सकता है, 1 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी गारंटी है। ठीक है ना। लेकिन खराबी क्या है? खराबी है कि इन्फ्लेशन सिचुएशंस को इफेक्ट नहीं कर पाता। सही में अब चीजें महंगी हो गई हैं, दाम बढ़ गया है, लेकिन ये चीजें नहीं दिखाई जा सकती हैं। ठीक, आगे आइए। एक कॉन्सेप्ट आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो वैल्यू एट कॉस्ट, लेकिन किसी भी चीज को प्रॉफिट लॉस तभी करो जब वो सेल कर दी जाए, नहीं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आता रहेगा। जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक उसको बुक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होगा। जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो 2 जगह पर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो हम कैश में लिखेंगे और फर्नीचर में लिखेंगे, क्योंकि 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। हमने उधार खरीदा तो भी लिखेंगे, फर्नीचर में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस हमने क्या लिया है यहाँ पे, लायबिलिटी क्रिएट किया है, तो हम इस बात को भी जरूर 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 लिखेंगे। ठीक बात है। और कुछ बातें की जा सकती हैं। एक तो फुल डिस्क्लोजर की चीजें खूब तरीके से डिस्क्लोज होना चाहिए, और एक वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई पर्सनल वाइस से फ्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव में आपको ध्यान देना है
न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, चीजें हम उस पर विश्वास कर सकें। तो ये था आपका दूसरा, तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट। अब तीसरे चैप्टर के पहले पार्ट में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी कहानी दी गई है। आओ बच्चों, उनको हम लोग देख लेते हैं और तब उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा हम लोग कल करेंगे। आइए मैं आपको कराता हूं। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, क्या मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? तो बताया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे सी इंस्टीट्यूट, कवरिंग एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन कि किसी ट्रांजेक्शन को कब लिखना है, मेजरमेंट कितने अमाउंट पे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, और डिस्क्लोजर क्या क्या बातें दिखानी है। तो इन चार चीजों को, किसी भी ट्रांजेक्शन के चार चीजों को प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने के जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, मैं तो कहता हूं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उन्हीं को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। कौन करता है इसको? इसको गवर्नमेंट पास करता है, लेकिन बनाया जाता है सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक बात है ना, सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाएगा और तब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड किया जाएगा। जनरली ये बड़ी कंपनियों के ऊपर लागू होते हैं, मतलब कंपनियों के ऊपर लागू होते हैं और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, अभी तक सबसे बड़ी बात कि ये बनते क्यों है भाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूनिफॉर्मिटी इन एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। एक्स कोई और पॉलिसी अपना रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की, वाई कोई और अपना रहे हैं, एक्स गुडविल किसी और तरीके से कर रहे हैं, वाई गुडविल किसी और तरीके से कर रहे हैं, फिर दोनों कंपेयर तो नहीं हो पाएगा। और हमने पढ़ा है यूनिफॉर्मिटी एक बड़ा बेसिक गुण है, यूनिफॉर्मिटी एक बहुत ही बेसिक गुण है, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर कैसे करें इसको? तो इसी के लिए बोला गया कि देखो एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि हम सब लोग एक जैसा पॉलिसी अपनाते हैं, ताकि इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, इंट्रा फॉर्म मतलब एक कंपनी जैसे मान लो टीसीएस है, उसका 22 का 23 से कंपैरिजन, 23 का 24 से कंपैरिजन, 24 का 25 से कंपैरिजन आराम से हो सके, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा फॉर्म। और इंटर फॉर्म जैसे इंटर स्कूल होता है, टीसीएस का विप्रो से, विप्रो का इन्फोसिस से, टीसीएस का इन्फोसिस से। अब देखो, कोई भी दौड़ में सही जीता या गलत जीता, स्टार्ट एक जगह से होना चाहिए। जूते पहने तो सब पहने, नहीं तो कोई ना पहने, खत्म एक जगह हो, तब ना पता चलेगा किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है किसकी एफिशिएंसी कम है, वरना कैसे पता चलेगा? ठीक बात है दोस्त, तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे हमें थोड़ा पता चलता है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन क्या इसका केवल फायदा है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है? केवल बेनिफिट ही बेनिफिट है? लिमिटेशन है। देखिए ये ना मैन मेड है, रिस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी एक्ट को चेंज नहीं कर सकता, एक्ट में जो लिखा है वही होगा। और ये डिफिकल्टी पैदा करता है किस चीज में? किसी खास सिचुएशन में हम कौन सा लें कौन सा ना लें। ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, और बिजनेस इन्वायरमेंट बदल जाए तो फिर क्या करोगे? फिर तो चीजें बदल जाएंगी। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, रिलायबल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता कई बार, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस हैं तो फिर देखना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन भी समझ लीजिए। देखिए बेसिकली
इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम सीए इंस्टीट्यूट को दिया गया है, उसके पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, उसको दिया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, जो भी प्रॉब्लम एरिया। हाँ बेटा, डाउट बताओ, डाउट बताओ बेटा, बोलो क्या डाउट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सीए इंस्टीट्यूट का जो है वो एरिया आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। बेटा डाउट बोलो ना, बोलो क्या डाउट है, डाउट को टाइप करो बेटा, तभी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे, केवल डाउट लिखने से तो बात नहीं बनेगी ना बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप और एस क्या करता है, स्टडी ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। वो लोग जाते हैं विदेशों में, देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, जर्मनी में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं कि भाई कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, और उसके बेसिस पे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्ट एस बनाया जाता है। ठीक बात है, आगे चलो। किसको पढ़ा रहे हो, अरे ढेर सारे बच्चे हैं भाई रिकॉर्डेड क्लास के हमारे, उनको पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। रिकॉर्डिंग क्लास में 700-800 बच्चे हैं, उनके लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी लाइव करते रहे हैं, ठीक है बेटा। और आप भी पढ़ते रहिए डेली, हम आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इधर आइए, तो प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट्स सर्कुलेशन। तो एक होता है ना कि भाई बेसिक एक पहले खांचा बना लिए, इसे ड्राफ्ट में नहीं होता, नक्शा बना के लाता है, सभी घर वालों को दिखाता है, उसी तरह से बेटा यहाँ पे होता है, ठीक है। अब एसर्शन ऑफ व्यू ऑफ डिफिकल्ट और डिफरेंट बॉडीज, जो हमारे फिक की हैं, आईसो का में इन सबको भेजे जाते हैं, वो सब यहाँ पे करते हैं। अरे भाई यूट्यूब के लिए नहीं है, ठीक है कि नहीं। यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ ले वो अच्छा है, और बाकी हमारी रिकॉर्डेड क्लास के बच्चे होते हैं बेटा जी। अब पढ़िए ना, पढ़ने पे ध्यान दीजिए बेटा, बाकी बातों पे ध्यान न दें, पढ़ते रहें। आप एक बच्चा भी पढ़ रहे हैं ना, आपका भला हो रहा है ना बेटा, कोई हर्ज है। इंसान किसी एक आदमी के काम भी आ जाए तो बड़ी बात है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है बेटा जी। आगे बढ़िए। तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना व्यू देते हैं, फिर हम फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट करते हैं, और उनसे जो कमेंट रिसीव होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट में, उसके बेसिस पे हम उसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद बताइए क्या करते हैं। हमारा ऐप है ना बेटा, मेरा पर्सनल ऐप है, उस ऐप में बच्चे होते हैं, टॉपर क्लासेस का ऐप, उन बच्चों के लिए मैं पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं। इधर आइए, फिर फाइनल एस बनता है, उसको इशू किया जाता है। ओरिजिनल ये मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी का मतलब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा तो ये उसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो हुआ इंडिया की बात। अब चलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे हम आपसे बातें कर लेते हैं। वैसे बता दूं, इंडिया में टोटल 29 इंडेस है, जिसमें से 6 और 8 दो विड्रॉ कर लिया गया है, तो आज कितना है, आज 27 है, ठीक है। आज 27 इंडेस इफेक्टिव है इंडिया में। आइए C5, ये तो हमने इंडिया की बात पढ़ी। अब इंडिया से बाहर जरा बात करते हैं। इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इधर देखो बेटा, 11-12 के तो बच्चे ना बस प्यार चाहते हैं, उनको कोई ढंग से, तरीके से, निस्वार्थ भाव से लगातार पढ़ाता रहे। बच्चे बहुत हैं, मैं अपना ऐप देख रहा हूं अभी, मैं अपना ऐप देख रहा हूं, पिछले 6 से 7 दिन में तकरीबन 750 बच्चे ऐड हुए हैं, और वो अभी लाइव क्लासेस कर रहे हैं।
ठीक है, तो क्या इतने बच्चों की मदद नहीं की जाए बेटा? और इसी में वो थोड़ा हमें पैसा भी देते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं लेते, हम लोग 999 रुपये लेते हैं क्लास 11 के लिए, ऑल 4 पेपर। इसमें अकाउंट और इकोनॉमिक्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ बेटा, और हम दिन भर यही करते हैं और कुछ करते नहीं हैं। सुबह इंटर पढ़ाते हैं, फिर फाउंडेशन पढ़ाते हैं, फिर 11th 12th पढ़ाते हैं। मैं अपने दिनचर्या बताता हूँ बेटा, मैं 9 बजे से लेकर 8 बजे तक का मास्टर हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, आई लव इट। 9 से 1 मैं सीए इंटर के बच्चों को अकाउंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 4 से 5 मतलब 3:30 से समझ लो, सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ अकाउंट। अब यूट्यूब पर भी मैं चालू कर देता हूँ, ठीक बात है कि नहीं? और फिर शाम को 6 से 5:30 से 8 इसमें फेस टू फेस और लाइव वगैरह मिला के तकरीबन 1,000 के करीब स्टूडेंट होते हैं बेटा। फाउंडेशन में लाइव और ऐप वगैरह मिला के तकरीबन अभी तुरंत ही बैच चालू किया है 5-7 दिन पहले, तभी 200 के करीब स्टूडेंट हैं इस बैच में, जो अभी वो यूट्यूब पे जा रहा है। और इस वाले में तकरीबन 7-8 दिन हुआ, अभी 750 स्टूडेंट के करीब हो गए हैं जो अभी ऐप पे पढ़ रहे हैं, ऐप और फेस टू फेस। बाकी ऑनलाइन में यूट्यूब पे जितने बच्चे प्यार से पढ़ लें। और मैं कहता हूँ कोई ना पढ़े, भाई मैं टीचर हूँ, मेरा काम है, बताओ क्या, पढ़ाते रहना, आप पढ़ते रहो, है ना मीठी बात ये। चलो आ जाओ। तो यह मैं लिखना तो भूल ही गया, मैं क्या पढ़ाता हूँ, 11th और 12th के बच्चों को अकाउंट और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। भाई मैं धोनी राम हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाते रहता हूँ बेटा, आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा मैं मंडे से सैटरडे नियम से करता हूँ, कभी क्लासेज में कैंसिल नहीं करता बेटा। मुझे 28 साल हो गए इस दिनचर्या को फॉलो करते हुए, 28 ईयर्स। मैं ना 96 में बेटा सीए बना था, और तब से आज 2005 25 हो रहा है, ठीक है ना। पिछले 28 साल से मैं यही काम करता हूँ, आई लव इट। चलो आ जाओ, आप आइए, हम गारंटी देते हैं बेटा कि खूब बढ़िया से आपका 11th 12th फाउंडेशन इंटर फाइनल का सफर पूरा होगा। चलिए शुरू करें। तो अभी हमने बात करी कि इंडिया का क्या माहौल है, लेकिन अकाउंटिंग तो पूरे वर्ल्ड की बेसिस की बात होती है। अब जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कि भाई अब दुनिया ना धीरे 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 सिमटती जा रही है। हवाई जहाज हो गया, कोई कहीं से चला जा रहा है, कंपनियां इधर से उधर जा रही हैं, पैसा ला रही हैं, अपना सब्सिडरी खोल रही हैं, ब्रांचेज खोल रही हैं। हल्दीराम देखो ना कहाँ कहाँ ब्रांच खोल रहा है, और मैगडी कहाँ कहाँ खोल रहा है, पेप्सी कहाँ कहाँ खोल रहा है। तो एक नीड महसूस की गई, नीड इज फेल्ट फॉर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी की जरूरत महसूस की गई। अब कैसे करें ये काम? तो जो भी हमारे एसोसिएशंस थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये सब 11th लेवल पे पता नहीं क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तो फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए। 11th में डाल दिया, बड़ा गड़बड़ है, ये बच्चे कैसे समझेंगे इसको। IACS,
इज एस्टेब्लिश्ड इन 1973। इसी साल मेरा भी जन्म हुआ था। ठीक है। बाद में ये कमेटी से बदल के बोर्ड हो गया। इन्होंने इशू करना शुरू किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम आईएएस बोलते हैं। लेकिन धीरे 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 73 से लेकर काफी चेंजेज होता गया। तो फिर 2001 में जो ये IASC था वो चेंज होके बन गया IASB। ठीक है, IASB बन गया, इंटरनेशनल, अलग से लिख देते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बना ये? 2001 में बना। अब इसने क्या किया, जो एस थे उनको रिप्लेस करना शुरू किया, क्योंकि समय के अनुसार देखो एस भी बदलते रहते हैं। और इसका नाम उन्होंने देना शुरू किया IFRS। आप कहेंगे ये क्या बला आ गया? ये है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये फाउंडेशन लेवल पे सब चीजें नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन चलो, मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बने। ये सबसे मेन था, और सब लोग उसको फॉलो करें ताकि पूरे वर्ल्ड में फंड के फ्लो में यूजर्स को कोई दिक्कत ना हो। याद रहेगा? इन्होंने इशू किया है 41, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पे बात शुरू हुई तो भारत कैसे पीछे रहे? हमारा भी अब जो कंपनियां हैं वो ग्लोबल हो रही हैं, ग्लोबल कंपनियां हमारे यहाँ रही, हम भी चाहते हैं कि हमारी चीज़ों की ऑथेंटिसिटी हो। तो भारत सरकार ने भी कोशिश करनी शुरू करी। इन्होंने कहा कि हम एज इट इज तो इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का अकाउंटिंग प्रोफेशन का डेवलपमेंट, बिजनेस की प्रैक्टिसेज हो सकता है थोड़ा अलग हो। तो उन्होंने कहा कि हम ना इंड एस बनाएंगे, रहेगा तो वही, लेकिन अगर कहीं कोई चेंज की जरूरत पड़ी तो हम चेंज करके आएंगे। और इसका नाम क्या दिया? इंटरनेशनल, सॉरी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक बात है। अब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना, ओहो, समय खत्म हो गया। तो बेटा आज हम लोग यहीं रुकते हैं, कल हम लोग इसी बात को लेके आगे बढ़ेंगे, और कल हम लोग चैप्टर 3 के प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। कल मतलब परसों। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कैसे अपना सिलेबस चलेगा। देखो बेटा, मंडे वेडनेसडे में मैं अकाउंट पढ़ाऊंगा, कल वाले दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और ये पूरी तरह यूट्यूब पर पूरे साल भर चलेगा। ये बाकी चैनल्स की तरह नहीं कि 2 दिन 4 दिन यूट्यूब पे चलेगा फिर उसके बाद बोला जाएगा कि भाई पैसे दो। ये ऐसा नहीं चलेगा। टॉपर क्लासेज है ये। पिछले 30 साल से हम लोग इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं बेटा उसके अनुसार से चलते हैं। बस आपने क्या करना, अपनी स्कूल पढ़नी है, आना है, थोड़ा खेलना कूदना है, जरूर खेलना कूदना है, जाओ फील्ड में, थोड़ा कसरत वसरत करो, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ यार, थोड़ा खुश रहो, इतना प्रेशर नहीं लेना है अभी। और फिर शाम को 4 से लेकर 6:30 तक डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस करनी है। अकाउंट को तो करनी ही करनी है, अगर मैथ ना हो तो मैथ का छोड़ सकते हैं, लेकिन अकाउंट को तो करिएगा, क्योंकि
इसी पे 11 डिपेंड है, 12, और 12 पे बेटा CUT या फाउंडेशन डिपेंड है, याद रखिएगा। फाउंडेशन तो 11 12 दोनों पे डिपेंड है, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, CW फाउंडेशन, और CUT जो है वो 12 पे डिपेंड है, लेकिन वो 11 के बगैर होगा नहीं। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं कल 5:30 बजे, किसके साथ? इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल शुरू किया है मैंने कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब उसके आगे की बातें कल करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं कल।